हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने लाइट की प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आइए आज के क्लास की स्टार्टिंग करते हैं, यानी आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था? जब कोई लाइट किसी शाइनिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद वापस वो उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है जिस मीडियम से आई थी। यानी एयर से आई थी तो एयर में रिटर्न हो जाएगी, वाटर से आई थी तो वाटर में रिटर्न हो जाएगी। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। रिफ्रैक्शन में क्या होगा? लाइट जिस मीडियम से आती है उस मीडियम में नहीं जाएगी, दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी। ठीक है, यानी मान लीजिए एयर से आई है तो हो सकता है वो वाटर में चली जाए। आपकी एयर से आ रही है और दूसरा मीडियम अगर ग्लास है तो ग्लास में चली जाएगी। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आपको डिफरेंस समझ में आया कि रिफ्लेक्शन में लाइट एक जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में रिटर्न होती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में जिस मीडियम से आती है तो उस मीडियम में नहीं, दूसरे मीडियम में वो ट्रेवल करती है, दूसरे मीडियम में वो प्रोपगेट करती है। तो आइए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ लाइट travel from one medium to another medium, then this phenomena is known as refraction of light. When a light travel from one medium to another medium, then this phenomena is known as refraction of light. Refraction of light. ठीक है, यानी जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। आइए थोड़ा सा इसको हम रे डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे देखिए, ये आपका एक ग्लास स्लैब है जो कि ट्रांसपेरेंट है, यानी लाइट इसके अंदर इंटर करेगी, इसके अंदर जाएगी। तो ये देखिए, एक ग्लास है और इसके बाहर हमने क्या है? ये आपका एयर है, मान लीजिए क्या है? ये एयर है। और ये क्या है? आपका ग्लास। क्या है? ये ग्लास है। तो देखिए, आपकी लाइट कहां से आ रही है? एयर है ना, पूरा ये एयर से आ रही है और किस में एंटर कर रही है? ग्लास में एंटर कर रही है। तो इसका मतलब यहां पर कौन सा फिनोमिना है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना यहां पर काम कर रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, यहां से हमने कुछ चीजें लिखी हुई है, रेयर मीडियम और ये लिखा हुआ है डेंसर मीडियम। ये रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है? तो थोड़ा सा हम फिजिक्स से हटके पहले बात करेंगे। जो मीडियम ज्यादा सॉलिड होगा, जो मीडियम ज्यादा सॉलिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम बोलते हैं। और जो कम सॉलिड होता है उसको क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम होता है। यानी अब थोड़ी सी हम साइंस के लैंग्वेज बात करेंगे। जिस मीडियम के पार्टिकल्स, एटम्स ज्यादा पास होंगे, ज्यादा क्लोज होंगे, तो क्या होगा? उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी ज्यादा होगा। तो जिस मीडियम के पार्टिकल या एटम्स या मॉलिक्यूल ज्यादा पास होते हैं, ज्यादा क्लोज होते हैं, तो ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम बोलते हैं। और जिस मीडियम के मॉलिक्यूल, एटम्स या पार्टिकल थोड़ा दूर होते हैं, तो पहले वाले के कंपेयर में वो रेयर मीडियम कहलाता है। तो देखिए, ये थोड़ा सा आपको टफ लगा, तो आप ये याद रखिए कि जैसे यहाँ पे दो मीडियम है, एक मान लीजिए आपका एयर है, एक आपका ग्लास है। तो इन दोनों में सॉलिड कौन है? कौन ज्यादा सॉलिड है? तो आप बोलेंगे सर ग्लास सॉलिड है, तो ग्लास को हम क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम बोलेंगे। और एयर क्या हो जाएगा? आपका रेयर मीडियम हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर आपका एक मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम आपका वाटर है, तो एयर और वाटर में कौन ज्यादा सॉलिड है, तो आप बोलेंगे सर वाटर ज्यादा सॉलिड होता है, तो वाटर क्या हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा और एयर आपको क्या हो जाएगा रेयर मीडियम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा था क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि किसी मैटर की 3 स्टेट होते हैं, स्टेजेस होती हैं। एक होता है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल जो भी होते हैं सब बहुत क्लोज होते हैं, तो इसीलिए हम वो बहुत ज्यादा डेंस होता है, यानी वो बहुत ज्यादा सॉलिड होता है। अब उससे कम लिक्विड में होते हैं, यानी उसके जो पार्टिकल होते हैं थोड़ा दूर होते हैं। फिर अगर हम एयर की बात करें, गैसेस की बात करें, तो उसके पार्टिकल्स, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम तीनों में कंपेयर करें कि सबसे ज्यादा सॉलिड कौन है, सबसे ज्यादा डेंस कौन है, तो जो भी ज्यादा सॉलिड होगा वो डेंसर होगा। ठीक है, और जिसके पार्टिकल दूर दूर होंगे वो क्या होगा रेयर मीडियम होगा। ठीक है, लेकिन इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा काम चल जाएगा आपका कि ऐसे देखिए, जो ज्यादा सॉलिड वो डेंसर और जो कम सॉलिड वो आपको क्या कहलाएगा रेयर कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 डायग्राम बनाए हैं। यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से आ रही है, एयर मतलब रेयर मीडियम से आ रही है, और किसमें एंटर कर रही है, वो ग्लास में एंटर कर रही है, यानी डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है। तो इस फिनोमिना को बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है वो ग्लास से आ रही है, ग्लास के अंदर से आ रही है, यानी डेंसर मीडियम से आ रही है। किससे आ रही है, डेंसर मीडियम से आ रही है, और वो रेयर मीडियम में जा रही है। यानी कि हम कह सकते हैं रेयर मीडियम में, हम कह सकते हैं ये मान लीजिए एयर में जा रही है, यानी ग्लास के कंपेयर में जो दूसरा मीडियम होगा, मान लीजिए वाटर है तो भी रेयर होगा, एयर होगा तो भी रेयर होगा। ठीक है ना, क्योंकि ग्लास जो है वाटर कंपेयर में भी क्या है ज्यादा सॉलिड है, एयर कंपेयर में भी क्या है ज्यादा सॉलिड है, तो आप ग्लास क्या हो जाएगा डेंसर मीडियम हो जाएगा, और बाकी जो आपके एयर है, आपके ऑयल है, आपके वाटर हैं, वो क्या हो जाएंगे रेयर मीडियम हो जाएंगे। तो यहां से देखिए आपकी लाइट डेंसर मीडियम से आ रही है और किस में जा रही है रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये फिनोमिना क्या हो जाएगा, ये भी आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही हो जाएगा। ठीक है, बट यहां पर डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जब इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से आती है, रेयर मीडियम से आती है, और जब वो डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो ये अपने पाथ को चेंज कर ले रही है। जैसे यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ पर इंसिडेंट हुई, तो इसको सीधे जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, लेकिन इस क्या हुआ देखिए, ये हल्का सा क्या हुई बेंड हो गई है, किधर नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। देखिए ना इंसिडेंट आ रही है और इसको क्या होना चाहिए था सीधे ऐसे चले जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए ग्लास के अंदर से जब इंसिडेंट रे आ रही है इसको भी क्या सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये देखिए नॉर्मल से दूर हट गई है, नॉर्मल से ज्यादा शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो सर इसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए जब आपकी इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, तो जो आपकी रिफ्रैक्टेड रेज, इस वाली रे को क्या बोलेंगे रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रेज नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब क्यों बेंड होती है, इसके कई रीजंस हैं, जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं वो क्यों होती है, क्योंकि इस मीडियम की यानी जो डेंसर मीडियम होती है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ज्यादा होता है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो इस मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या होगी कम हो जाएगी, और जब लाइट की स्पीड कम होगी तो क्या होगा वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है, यानी जो आपका डेंसर मीडियम होता है वो लाइट के स्पीड को कम करता है, यानी लाइट की स्पीड को बढ़ने नहीं देता है। यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए आपकी लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इसको सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि वो नॉर्मल से दूर हट गई है। देखिए नॉर्मल से दूर हट गई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपकी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो रेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो पहले वाले मीडियम के कंपेयर में कम होता है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो ज्यादा होगी। कुछ इस फार्मूले से आप समझ सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट v इक्वल टू होता है c/n। ठीक है, देखिए अगर n की वैल्यू ज्यादा हुई, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अगर n की वैल्यू ज्यादा हुई तो स्पीड क्या होगी कम हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी उल्टा लिखा हुआ बिल्कुल। n देखिए नीचे है, v क्या है आपका ऊपर है।
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर कम हुई तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो वही केस यहाँ पर भी है। देखिए जब डेंसर से आपकी लाइट रेयरर में जाती है तो क्या होता है कि जो रेयरर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, कम होता है। रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले मीडियम के कंपेयर में क्या होता है, कम होता है। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड क्या होगी, वहां पर यहाँ पर स्पीड क्या होगी, लाइट की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जब इंक्रीज कर जाएगी इसका मतलब ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। क्लियर है। और यहां पर देखिए वही केस है, लाइट आपके रेयर से डेंसर में जा रही है, तो डेंसर जहां पर जा रही लाइट, जिसके अंदर एंटर कर रही है, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखते हैं। तो देखिए डेंसर में जा रही है ना, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हाई होता है। और जब यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव यहां लिख दे रहा हूं मैं, V = C/N। अगर यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, उल्टा है बिल्कुल। अगर ये चीज बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाती है, इस वाले फार्मूले के हिसाब से, यानी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए आपकी लाइट किस में जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जब डेंसर में जाएगी तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हाई होता है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा, डेंसर में जो लाइट है वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स यही दो रीजन है कि लाइट के नॉर्मल की तरफ आने के या फिर नॉर्मल से दूर जाने के। डेंसर में नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है रिफ्लेक्टेड रेस, और अगर रेयर में लाइट जा रही है, रेयर में, तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि रेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी जिस मीडियम में ये लाइट जा रही है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसलिए स्पीड यहाँ ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो दूर हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए डेंसर में लाइट आ रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपेयर में क्या है, ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो क्या होगी, स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो लाइट शिफ्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमने डिस्कस कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब आइए इसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। हमने बोल दिया था कि क्या नाम, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन, तो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हम लोग ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वैसे ही क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट लॉ क्या है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, तो बिल्कुल ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ है उसी की तरह कुछ मिलता जुलता है। आइए देखते क्या है। इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड ray lies on the same incidence point of the plane। ठीक है, तो देखो जो रिफ्लेक्टेड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था उसका फर्स्ट लॉ भी लगभग ऐसा ही था, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट लॉ वो भी ऐसा ही है, सेम। बस फर्क क्या है कि वहां पर रिफ्लेक्टेड लिखते थे और यहां पर क्या लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टेड लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या है फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम इंसिडेंस पॉइंट ऑफ द प्लेन। देखिए इंसिडेंट रे, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और ये देखिए रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे। तीनों ही देखिए इसी पॉइंट पर क्या है, लाई कर रही हैं, और ये पॉइंट कहां पर है, इस प्लेन के ऊपर है। तो क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम इंसिडेंस पॉइंट ऑफ द प्लेन। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स जो सेकंड लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डायरेक्ट पूछा जाता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो सेकंड लॉ को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए सेकंड लॉ हम लोग देखते हैं क्या है। तो सेकंड लॉ है आपका, सेकंड लॉ क्या है, देखिए जो साइन आई होता है, साइन आई, यानी आप इसका साइन ले लीजिए और इसका साइन ले लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। यानी मैं ऐसे लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
to the ratio of sine of angle of refraction will be constant, that is sine I upon sine r equals to constant। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी इसका साइन यानी साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, ये आई और आर तो आपको पता होगा क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में डिस्कस किया था। तो जो लोग पहले वीडियो नहीं देखे हैं उसको आप जरूर जाके देखिए, क्योंकि वहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं, इसलिए उसको देखना जरूरी है। और वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर को यहां पे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या बोलते थे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे, रिफ्लेक्शन। लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। तो इस आर को हम यहां पे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां पर आर को क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे। यहां पर क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो द रेशियो, इसको बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रेशियो। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही आपका क्या है? सेकंड लॉ है। और इसी सेकंड लॉ को एक और नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या? स्नेल्स लॉ। और फ्रेंड्स, स्नेल्स लॉ ही पूछा जाता है, यानी आपसे कहा जाता है डिफाइन स्नेल्स लॉ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्नेल्स लॉ है वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ ही है। यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है उसी को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। लिख देते हैं हम यहाँ पे। सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो, यहां लिखते हैं ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ऊपर स्पेस है ना, तो ऊपर लिख दिया ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? सेकंड लॉ है। इसी को क्या बोला जाता है? स्नेल्स लॉ। इट इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। फ्रेंड्स, ये वाला जो नेम है इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन स्नेल्स लॉ, स्टेट स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो आपको ये लॉ लिखना होता है। क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए यहां पर ये कांस्टेंट क्या है? इस कांस्टेंट को यहां पर बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी किसी बुक में म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में म्यू से भी लिखा जाता है। तो आप गलत मत समझिएगा, लेकिन अगर आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा फेमस ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि म्यू से भी किया जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर म्यू से। इसका नाम क्या बोल दे रहा हूं मैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका नाम। और इसके बारे में और आपको कुछ चीजें जाननी है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो यूनिट है वो क्या होगी? तो ये यूनिटलेस होता है। क्या होता है? यूनिटलेस। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती भाई? देखिए यही तो लिखा हुआ आपका, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को हमने क्या बोल दिया? एन बोल दिया। और इस एन को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। और इस एन, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या है? यूनिटलेस है, कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? रीजन है। देखो ये क्या है? एंगल है। ये भी क्या है? एंगल है। तो एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन, है ना? एंगल की यूनिट रेडियन। इसकी भी क्या हो जाएगी? रेडियन। तो रेडियन से रेडियन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। यानी कि इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। और आगे भी देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला यहां से भी होता है वेलोसिटी के टर्म में कि v2 अपॉन v1। तो वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, यानी जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी होगी, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल, वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसकी भी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। देखिए दोनों सेम है, तो कैंसिल, मतलब यहाँ पर कोई यूनिट बचेगी नहीं। तो यहां से भी आप कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्कस कर लिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर तैयार करिएगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मिरर फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्या होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये क्लास कैसी लगी, आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये अच्छी लगी तो ये वीडियो, तो फ्रेंड्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।